Good morning, students. Welcome to Study IQ PCS. I am Piyush. I'll be taking up science for class 9 और हमने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि साइंस और ज्योग्राफी को साथ साथ लेके चलेंगे। हाँ, कोशिश ये करेंगे कि आपको ये फ्रीक्वेंटली मिलते रहे, लेकिन मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि अगर 1 2 3 दिन लेट भी हो कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट ऑन द स्पॉट होना चाहिए। मैं कोशिश यही किया हूं आज के भी क्लास में कंटेंट ऑन द स्पॉट हो। चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज यहां पे बता दिया जाए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ये नहीं समझेंगे तो हम इस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। तो ये मैं पहले से लिख के लिया हूं कि टाइम बर्बाद ना जाए। कि देखिए, जो साइंस का आपको जो क्वेश्चन आता है इन जनरल कोई भी पीएससी में देख लो तो लगभग 20 25 30 अलग अलग पीएससी के हिसाब से ये रेंज हमारा रहता ही रहता है। तो ये फिर क्वेश्चन उठता है कि इसे पढ़े कहाँ से, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आप खुद बताइए, अगर ये क्वेश्चन टफ देगा साइंस के तो क्या आर्ट्स के बच्चे सॉल्व कर पाएंगे, कॉमर्स के बच्चे सॉल्व कर पाएंगे? मतलब सिर्फ वो बच्चे जिसने साइंस का स्ट्रीम लिया उन्हीं के लिए एग्जाम हो रहा है क्या? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, तो आइडिया ये होता है कि इसके क्वेश्चन बस ऐसे दिए जाए कि जो भी बच्चे ने 10th तक की ठीक से पढ़ाई की है ऑन द मतलब एवरेज वो इसे बना पाए। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो नेचर होता है मुख्यतः आपको आप सच हो तो बेसिक्स ही होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक से भी ऊपर होते हैं, लेकिन प्राइमरीली आपको बेसिक होता है। और बेसिक अगर हमें समझना है तो सबसे अच्छा सोर्स कहाँ है? एनसीईआरटी। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बुक काम के नहीं होते। आपको लूसेंट भी जैसे है वो, ये सब बहुत अच्छे बुक है, इसमें कोई शक नहीं है, खासकर साइंस के लिए। लेकिन अगर आपको बेसिक समझना हो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि सीधे स्टेटमेंट पिक कर लिया जाता है एनसीईआरटी से, तो इसे समझे रहोगे, आप पढ़े रहोगे, तो आपको इसके एग्जाम्पल को डिस्कस किए रहोगे, तो आप वहां पे एक एज पे रहते हो। हम क्या कोशिश करेंगे, आपको एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10 ऑफ क्लास 9 एंड क्लास 10 को कंप्लीट करें, एंड देन इफ द टाइम अलाउज, और हम देखते हैं कि क्लास 11 और 12 में भी कुछ चैप्टर जो मुझे लगेगा कि नहीं ये पढ़ा देना चाहिए, भले ही आपको 11 12 का, तो मैं वो भी इंक्लूड कर लूंगा व्हेन द टाइम कम्स। ठीक है, तो आई होप ये हमारा आइडिया आपको लग गया कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो चलो, अब आज का जो चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर का मैं बता दे रहा हूं, मैंने कोशिश किया है कि एनसीईआरटी के पन्ने का एक फोटो साथ में रखा रहूं ताकि आपको एग्जैक्टली पता रहे कि हम कौन से चैप्टर से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और ये मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि उसमें सारे ये अंडरलाइंड है, आपको प्रॉपर्ली मिल जाएंगे। मेरा टेलीग्राम आईडी PRJ लाइव है, ये आप नोट कर लो, बिकॉज यहीं पे ये फाइल मिलेंगे और भी बहुत काम की चीज मिलते हैं। तो ये हम समझ रहे हैं कि आपको क्या होना है। अब हमारा पहला चैप्टर क्लास 9 का, जो आपको चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। अगर आप पहली नजर में सोच के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो आता ही है मुझे, इसमें कौन सा नया बात है। लेकिन ट्रस्ट मी, एनसीईआरटी हर चीज को अगर देती है तो उसको नए नए पन्ने से खोल के देती है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैटर होता क्या है, हिंदी में पदार्थ कहेंगे, ठीक है, तो अगर मुझे सिंपल वर्ड में अगर बताना है कि पदार्थ क्या हो सकता है, तो आपको हम उसको बोलेंगे कि इसको हम फिजिकल तरीके से, दैट इज भौतिक तरीके से, और केमिकल तरीके से, दैट इज रासायनिक तरीके से मैटर को हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें ये एग्जैक्टली बता दो भाई कि ये होता क्या है। तो मैटर हर वो चीज है जिसके पास एक द्रव्यमान है, मास है, जिसके पास आयतन है, वॉल्यूम है, और जिसके पास, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख रहा हूं मैं, एक शेप है। ठीक है, ये आपको पता चलेगा मैंने इसको अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया है। आकार है इसके पास, मतलब कि द्रव्यमान, आयतन और आकार, ये 3 चीज हैं जिसपे हम आपको मैटर को परिभाषित करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पे मैंने क्या लिख दिया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो मतलब कि हम ये बोल रहे हैं कि जो मैटर होता है इसको हम विभाजित कर सकते हैं 2 तरीके से। एक इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसमें क्या आ जाएगा, उसमें आपको मान लो आपको डेंसिटी हो गया, जो हम फिजिकली देख सकते हैं, आपको मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सब चीज आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और बहुत सारे और भी होंगे, अभी तो मैं बस एक समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ने केमिकली इसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, तो आप इसके जब अणु को, परमाणु को, और आप इसके केमिकल बॉन्ड को, तो ये सब चीज को जब आप स्टडी करना शुरू करते हो तो आप उसको रासायनिक तरीके से पढ़ो। तो एक सेम पदार्थ को, सेम मैटर को हम जब
उसके माप के तौर पे, वजन के तौर पे आप जब हम पढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, और जो हमारा अणु और परमाणु के हिसाब से पढ़े तो वो रासायनिक प्रॉपर्टी हो गया। तो आई होप ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसी पे कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं तो अभी आपको दिमाग में थोड़ा सा खटक जाएगा। कितनी बार पूछ देता है कि कोई भी आपको प्रोसेस दे देगा आपको और पूछ देगा ये फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है। अब ये बात आपको कैसे पता रहेगी कि ये फिजिकल प्रोसेस है कि केमिकल प्रोसेस है? इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा कि हाँ क्या होता है केमिकल एलिमेंट और क्या होता है फिजिकल एलिमेंट, तो आप आराम से इसको बना दोगे। तो ये 2-3 बात हम समझिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये मैटर क्या होता है कि आपको ये 3-4 प्रॉपर्टी है। अब आता है आपको नेक्स्ट चीज कि मैटर बना किस चीज से होता है, लाइक वो क्या चीज है जो कि आपको पदार्थ को बना रहा है। तो अगर हम हिंदी में बोले तो कण, कण सीधे बस एक कण। इंग्लिश में अगर हम बोले इसे तो हम इसको बोल देंगे पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। अगर हम ये पार्टिकल्स बोल देते हैं तो इससे पता क्या चलता है, इससे हम क्या सीखेंगे? तो पार्टिकल्स के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं। अब ये फीचर्स देखो, ये मैं आपको पार्टिकल्स बोल के आगे निकल जाता हूं, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। अगर वो ध्यान से समझ जाओगे ना तो फिर आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि पार्टिकल्स के भी अपने कुछ फीचर्स होते हैं। क्या? ये आपको कुछ साइज का होता है, जनरली बहुत छोटा। ठीक है, आपको जो पार्टिकल्स होता है ये आपको एक वॉल्यूम अप्लाई ऑक्यूपाई करता है। इसका एक मास होता है, मतलब कि द्रव्यमान होता है। अब और भी प्रॉपर्टी होता है, मैं डिस्कस करूंगा अभी आपके लिए। इनफैक्ट पूरा मैंने प्रॉपर्टी चार्ट बना के लाया हूं। आइडिया में दिखाने जा रहा हूं कि जब हम लोग ये प्रॉपर्टीज के कंसिडर करते हैं पार्टिकल्स के, तो हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स क्या होता है कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। जैसे मान लो जब साइज बोलते हैं तो अगर ये पार्टिकल्स के साइज बहुत छोटे हैं तभी तो ये आपको किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। तो मतलब घुलना कहीं ना कहीं एक हद तक पार्टिकल के छोटे होने के कारण हुआ। अगर आप पानी में इतने बड़े लोहे को डाल दोगे घुल जाएगा क्या? नहीं घुलेगा। लेकिन चीनी को डालते हो तो घुल जाता है, क्योंकि चीनी तो अपने आप में छोटा, उसके बाद वो और भी कण में आपको छूटते आता है जिसमें कि वो जाके घुल जाता है। एक तो ये हो गया। अब आपको मान लो ये हम बोलेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, अब आकर्षित करते हैं तो इस पे आपको मतलब इसको चलो हम फोर्सेस बोल दे रहे हैं। अगर हम बोल देते हैं पार्टिकल्स बीच में कोई आकर्षण रहता है तो इस पे आपको अगेन विभाजन हो जाएगा 3 कि जो सॉलिड रहेंगे, ठोस रहेंगे, उनके बीच में फोर्सेस जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। जो लिक्विड रहेंगे उनके बीच में जो फोर्सेस रहेगा कंपैरेटिवली इससे कम रहेगा। जो गैसेस रहेगा उसमें ये और भी कम रहेगा। तो आप देख रहे हो कि पार्टिकल के बेसिस पे ही किसी भी पदार्थ का आपको यहां पे स्वभाव तय हो रहा है। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है, उसको हमने कैसे डिवाइड किया, फिर इसको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा कि क्या क्या तरीके से विभाजित कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि मैटर जो होता है एक्चुअली में पार्टिकल से बना होता है, और इस पार्टिकल्स के स्वभाव को आप समझ जाओगे तो मैटर के सारे स्वभाव को समझ जाओगे। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूं, वो आपको एक ग्राफ दिखा दूंगा, वो ग्राफ से आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। जैसे हमारा ये पार्टिकल है, पार्टिकल छोटा होता है, हाँ होता है। इसका एक पहला फीचर हुआ, ये पहला फीचर छोटा होता है। ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हाँ करता है, तभी तो कोई चीज का वॉल्यूम है। अगर जैसे मान लीजिए ये चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई टाइनी पार्टिकल नहीं कर रहा होता तो फिर क्या वो आपको वॉल्यूम दिखा पाता? नहीं कर पाता। तीसरा, आपको ये हमेशा एक मोशन में रहता है। अब देखो ये सब मैं पूरा डिस्कस करूंगा अभी। आपको ये हमेशा घूमते गतिमान रहता है। अगर गतिमान रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके साथ कुछ और फीचर जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपको तापमान जो होता है कोई भी चीज का, वो किसी भी कण के गतिमान होने के कारण, दैट इज उसके मोशन होने के कारण होता है। तो अगर ये पार्टिकल में मोशन है तभी उसका एक तापमान है, ये नहीं होता तो ये तापमान नहीं हो पाता। फिर आप दूसरा शब्द बोल रहे हो कि अगर इसके शेप के बारे में देखो कि जो आपका सॉलिड होता है उसमें जो
आपको पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही जगह पे रह के आपको क्या कर रहे होते हैं, आपको कंपन कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हिलते नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, मोशन इसका बहुत कम है। वही जब लिक्विड में चला जाता है तो यही जो पार्टिकल होता है आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने लगता है, और वही जब गैस में चला जाता है तो ये और भी तेजी से जाने लगता है। तो आपके पार्टिकल से आप कितना आपका मोशन में, इससे डिसाइड हो रहा है कि आपका शेप क्या है या आपका तापमान क्या है। ये किससे डिसाइड हुआ, पार्टिकल से। पार्टिकल स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो आपको किसी भी चीज का आयतन डिसाइड हो गया। पार्टिकल आपको छोटा होता है तो इससे ये डिसाइड हो गया कि आपको जो डिफ्यूजन हो रहा है, विसरण कहते हैं, वो कितना हो रहा है, और आपको वो कितना घुलता है ये भी आपको किस पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के साइज पे। अब जो विसरण होता है, जो डिफ्यूजन है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है आपको कि कॉन्सेंट्रेशन पे। अब मान लो आपको एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड चीज लाते हैं, एक थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेटेड चीज लाते हैं और दोनों को मिला देते हैं, तो हमेशा आपको डिफ्यूजन कैसे होगा, जहां पे चीज की ज्यादा मात्रा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से वो दूसरे साइड जहां कम मात्रा है वहां आपको जाने की कोशिश करेगा। तो डिफ्यूजन हमेशा एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें हमने कोई ऊर्जा नहीं दी है, इसीलिए इसको हम नेचुरल प्रोसेस बोल रहे हैं। और ये क्या किस स्वभाव को अटेन करना चाह रहा है, दोनों साइड के कॉन्सेंट्रेशन को आपको समान बनाना चाह रहा है, और इसीलिए आपको क्या होता है कि ये फैलता है। हमने यहाँ पे डीओ मारा, यहाँ परफ्यूम मारा, तो ये वहां पे क्यों महक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी जहां मारा है यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जहां कोना है रूम का वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो ये क्या करेगा, यहां से फैलना चाहेगा, डिफ्यूज करना चाहेगा, ताकि पूरे रूम में फैल जाए, ताकि आपको हर जगह सेम कॉन्सेंट्रेशन में हो। इसीलिए पूरा रूम एक से मतलब 5 सेकंड के बाद आपको स्मेल करने लगता है। तो ये क्यों हुआ, डिफ्यूजन के कारण हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण हुआ। इसमें हमने कोई भी ऊर्जा नहीं दी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। डिसॉल्विंग क्या होता है, जब आपको कोई कण को हम एक माध्यम में डालते हैं, जैसे लिक्विड समझने के लिए इजी होता है, उसमें शुगर को डालते हैं तो वो आपको उस लिक्विड के अंतर आणविक दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के अंदर बैठ जाता है। अब आपको यहाँ पे मैं उतना डीप नहीं जाऊंगा, आप खुद सोच के देखना कि डिफ्यूजन और डिसॉल्विंग में फिर अंतर क्या है। अगर इसका आंसर आप दे पाओगे तो आप समझना कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो। एनीवे, हमने 3 पार्ट ऑफ पार्टिकल्स दे दिया। अब आपको चौथा आता है, जो चौथा फीचर है कि इन पार्टिकल्स के बीच में आपको फोर्सेस होता है। अगर ये फोर्सेस नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जैसे हम देखते हैं ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसके बीच में जो फोर्स है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तो ये एक दूसरे को होल्ड किए रहता है, तो इसीलिए इसका एक आकार होता है, शेप होता है। वही जब आप लिक्विड में जाते हो तो इसमें जो फोर्सेस होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसका एक आकार नहीं होता, इसको जैसा बर्तन दोगे वैसा आपको हो जाएगा, ठीक है। और वही आपको जो गैस में आते हैं तो यही आपको फोर्स जो है और भी कम हो जाता है, और इसीलिए गैस आपको कहीं भी बहते रहता है। तो ये जो कण के 4 फीचर्स थे, यही फीचर्स आपको किसी भी पदार्थ के आपको क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि कोई भी आपको मैटर जो है वो आपको वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर के कण हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कोई भी मैटर जो है उसका द्रव्यमान है, क्योंकि आपको इसके अंदर जो कण हैं उनके द्रव्यमान है और वो जुट के बनाते हैं। कोई भी आपको जो मैटर है उनका एक शेप होता है, बस ये अंतर ये होता है कि किसी का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। अब देखो एक और नया कॉन्सेप्ट देने वाला आपको। फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ कि इसके कण जो है ये अपने जगह से हिल ही नहीं रहे हैं। ये अगर यहां पे है तो यहीं पे रह रहे हैं, यहां पे है तो यहीं पे रह रहे हैं, यहां है तो यहीं रह रहे हैं, यहां है तो यहीं रह रहे हैं, ये कंपित हो रहे हैं आपको, तो इसी के कारण उनका तापमान है, लेकिन वो अपने जगह से नहीं हिल रहे। इसीलिए ये क्या है, इनका एक रिजिड, ये शब्द समझिएगा क्या होता है, रिजिड शेप है। मतलब कि ये सॉलिड है, अगर मैं सॉलिड को कोई दबाता हूं, आपको उसको मान लो एक लकड़ी है उसको दबा रहा हूं तो वो दबता नहीं, क्यों, क्योंकि उस पे मैं कितना भी उसके कण पे फोर्स आपको बल लगाना चाह रहा हूं तो वो अपने जगह से नहीं हिलता है, इसीलिए उसका शेप मेंटेन्ड है। जबकि हम लिक्विड के कण पे जब वही फोर्स लगाते हैं तो वो आपको हिल जाता है, और इसीलिए उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। वो सिर्फ कंपित नहीं होता है, वो आपको विस्थापित भी होता है, दैट इज वो अपने प्लेस को भी चेंज करता है, एंड दैट्स व्हाई इट
कीप्स रीअरेंजिंग, बहुत प्यारा प्यारा शब्द दे रहा हूं, कीप्स रीअरेंजिंग, इसीलिए इसको जिस भी कंटेनर में डालते हैं उस हिसाब से अपने आप को बदल लेता है। ठीक है, तो ये 3-4 चीज समझिएगा, यहां पे बात हुआ। अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया इस एनसीईआरटी में, इसमें बताया गया है कि कण की मात्रा कितनी ज्यादा होती है। ई एक्सपेरिमेंट से बताया गया है कि इन्होंने क्या किया कि एक खाली पानी लिया, उसमें 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाला, जैसे डाला ये पिंक हो गया। ये पिंक क्यों हुआ? पहले तो इस बात को ये प्रूफ ये बोलता है कि जो कण होते हैं वो आपको पानी में जाके फैल जाते हैं। अब हर एक कण का आपको जो समझने के लिए समझ लो कि रंग था पिंक, तो पूरे पानी में फैल गया, तो ये पूरा कलर पिंक हो गया। चलो यहां तक तो बात समझ में आ गया कि ये पिंक क्यों हुआ। अब ये क्या करता है कि 1 चम्मच यहां से निकालता है और फिर 1 चम्मच मात्र आपको यहां डाल देता है, ये टेस्ट ट्यूब से डाल रहा है। ठीक है, अब देखो कि ये भले इससे थोड़ा कम गाढ़ा पिंक है, लेकिन ये भी पिंक हो गया। लेकिन इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि आप मात्र 1 चम्मच 1 स्पून आप इससे पानी निकाल रहे हो, तब भी वो इसको पिंक कर दे रहा है। मतलब कि इसमें भी इतना ज्यादा कण है पोटेशियम परमैंगनेट का कि वो आपको एक खाली वो मतलब ब्लू वाले पानी को पिंक कर दे रहा है, और यही करते जा रहा है। तो इससे साबित ये कर रहा है कि भले आप 1 चम्मच निकाल दो, उसमें भी आपको इतना ज्यादा कण मिल जा रहा है कि वो सबको पिंक करते जाएगा। तो ये आपको दिखाना ही चाह रहा है कि कोई भी पदार्थ होते हैं वो असंख्य बहुत बड़ी मात्रा के आपको कण से बने होते हैं। तो ये आपको बस यहाँ पे ये चीज बताया, और ऑब्वियसली आपको एक विसरण के बारे में भी, डिफ्यूजन के बारे में भी बताना चाहे, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, जो कि आप पढ़ लेना। ठीक है, अब आता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया, ये वाला क्या होता है, पार्टिकल क्या हो रहा है। अब जो हमने पार्टिकल देखा था उसको मैंने क्या किया है, हर एक फीचर को मैंने तोड़ तोड़ के अलग सेक्शन में देखा। जैसे पहला फीचर अपना टाइनी है, दूसरा फीचर है ऑक्यूपाई स्पेस, तीसरा है ये हमेशा मोशन में रहता है, चौथा इसी के बीच में फोर्सेस रहता है। तो पहले हमने टाइनी वाला पार्ट को देखा है। तो कोई जो कण होते हैं हमारे, आपको ये कण छोटे होते हैं, तो इससे क्या होता है, छोटे होने के कारण ही ये क्या होता है, इनका विसरण होता है। अगर ये बड़े होते तो थोड़े डिफ्यूज कर पाते ठीक से। आपको मान लो 2 बॉल रख देते हो, कॉस्को बॉल और क्रिकेट बॉल, और उसके बगल में ऐसे रख देते हो, तो थोड़े डिफ्यूज कर जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि उसमें और फिजिक्स भी लग रहा है, वो उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन छोटा होना डिफ्यूजन करने के लिए बहुत आपको यहाँ पे हेल्प करता है। तो इसीलिए आप देखो कि जो लिक्विड मिलाते हो आप, या किसी में रंग वंग डालते हो, तो आपका जो रंग होता है वो पूरा जो लिक्विड है वो रंग को ले लेता है, और इवेंचुअली उसी रंग का हो जाता है जो हमने पिंक वाला देखा। और डिफ्यूजन के कारण ही आप देखना कि आपके घर में कोई सब्जी बन रही होती है और आप बैठे होते हैं ड्राइंग रूम में, और आपको उसका स्मेल आने लगता है। क्यों? क्योंकि सब्जी से जो गैस बन के निकली, वो एरोमा, जो सब्जी की महक है, वो क्या होती है कि वहां पे सब्जी के अराउंड तो उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा है, और हमने देखा कि ये हमेशा ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, तो आपके तरफ आती है, क्योंकि आपके तरफ तो कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, वहां पर सब्जी नहीं बन रही है, तो इसी के लिए आपको महक आ जाता है, डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, छोटा कण था। डिसॉल्विंग, कि आपको इसमें और इसमें मुख्य आपको फर्क हो जाएगा आपको कि ये आपको जो हो रहा है, ये एक तो कॉन्सेंट्रेशन के कारण हो रहा है कि जो कण के कॉन्सेंट्रेशन क्यों, और दूसरा ये तापमान पे भी आधारित होता है। अगर आपने जो सब्जी जब गैस पे बन रहा होता है तो उस समय तो बड़ा महक रहा होता है, वही 2 घंटे बाद वही जब सब्जी आप बगल में किचन में चल जाओ तब भी नहीं महकेगा। क्यों? क्योंकि उसका तापमान अब नीचे चला गया है। जो गैस उस समय निकल रहे थे अब नहीं निकल रहे हैं, अगर निकल भी रहे हैं तो उसकी ऊर्जा उसमें बहुत कम है, मतलब कि उसके जो अणु है, कण है, वो आपको आराम से फैल नहीं पा रहे हैं। तो ये तापमान पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको डिसॉल्विंग, जैसे हम शुगर को डालते हैं एक पानी में मिलाने के लिए, तो इसमें क्या होता है कि ये डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि वो जो शुगर के क्रिस्टल है, शुगर के जो क्रिस्टल है, वो आपको पानी से इंटरैक्ट करती है। देखिए मैं रिएक्ट नहीं बोल रहा हूं, इंटरैक्ट बोल रहा हूं। रिएक्ट तब होता जब इसके अणु सब टूट जाते और फिर एक नया पदार्थ बन जाता, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इंटरैक्ट करते हैं और इवेंचुअली ये इनके बीच में, पानी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में बैठ जाते हैं, जो कि घुलना कहलाएगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कण छोटे होते हैं। अब आपको पार्टिकल जो हमेशा होता है, कण जो होते हैं हमेशा गतिमान होते हैं। गतिमान से आपको क्या फायदा हो जाएगा भाई? तो इसका फायदा ये होता है कि व्हाट काइंड ऑफ शेप दे हैव। अगर मान लो सॉलिड है तो क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल के वो गतिमान उतने नहीं है, बस आपको कंपित हो रहे हैं, लेकिन यहां से यहां नहीं जा रहे, यहां नहीं जा रहे, तो इसीलिए सॉलिड है।
लिक्विड कैसे है। तो मतलब ये किस पे निर्भर कर रहा है कि आपका पार्टिकल कितना गतिमान है, ये हम समझ रहे हैं। फिर आपको टेम्परेचर ड्यू टू द मोशन होता है, क्योंकि किसी भी चीज का जो तापमान होता है वो इस बात पे आधारित होता है कि वो कितना ज्यादा आपको ऐसे कंपित हो रहा है, ठीक है। तो ये जितना ज्यादा आपको गतिमान रहेगा उतना ज्यादा उसका तापमान रहेगा। फिर स्टेट ऑफ मैटर, सो आपको मतलब कि जो भी आपको पार्टिकल से कण है उसको अगर हम ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं तो वो आपको सॉलिड, ठोस से आपको क्या हो जा रहा है, लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड से आपको गैस हो जा रहा है। तो ये किस पे आधारित हो रहा है कि आपका जो पार्टिकल्स है कितना ज्यादा गतिमान है। फिर आपको पार्टिकल्स इन मोशन ये भी डिफाइन कर देता है, परिभाषित कर देता है कि आप कितना उसको लैटेंट हीट दे रहे हैं। अभी हम लोग लैटेंट हीट पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। आपको जितना ज्यादा आपको, जब हम लोग मान लो ये सॉलिड, ठीक है, इस सॉलिड को हमने हीट दिया, ये हीट दिया, अब इसके जो कण थे ये आपको हिलने लगे। हिलने लगे मतलब कि अब इसमें ऊर्जा ऐसी आ गई कि आप अपने प्लेस से विस्थापित हो सकते हैं, तो इसीलिए इसका तापमान बढ़ने लगता है। लेकिन फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब ये हिलना उतना ज्यादा नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि इनके बीच का जो बंधन था, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, वो टूटने लगता है। तो अब सारी ऊर्जा जो यहां हम दे रहे हैं वो इसको कंपित करने में नहीं जा रही है, वो आपको किस चीज में जा रही है, वो आपको कोई दूसरा कलर इसमें, वो इस बॉन्ड को तोड़ने में जा रही है। अब इस बॉन्ड को अगर तोड़ने में जा रही है तो ये पार्टिकल तो हिल नहीं रहे। इसीलिए क्या होता है, जब भी हमारा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ये सब वाले जो पॉइंट होते हैं, ये फिक्स टेम्परेचर पे होते हैं, क्योंकि तापमान का मतलब होता है पार्टिकल का कंपन होना, ज्यादा कंपन मतलब कि ज्यादा पार्टिकल आपको टेम्परेचर है, और जब कम हो रहा है तो वो कम टेम्परेचर, वहीं पे है तो वही टेम्परेचर। तो जैसा हमने देखा कि एक तापमान आता है जब आपको ये बॉन्ड को तोड़ने में सारी ऊर्जा जा रही है, ना कि इनको कंपित करवाने में, और वही टेम्परेचर हमारा होता है आइदर मेल्टिंग, जब हम सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, मतलब कि आपको गलनांक, और ये क्वथनांक दैट इज वेपराइजेशन, जब हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें भी कण का आपको यूज होता है, ठीक है। तो हम समझ गए आपको कण का अलग अलग क्यों यूज है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो तैराक हैं जब पानी को काटते हैं ऐसे ऐसे, तो वो क्यों काट देते हैं, वही आपको लकड़ी में ऐसे तैरेंगे तो नहीं काट पाएंगे। तो क्योंकि पानी के जो कण होते हैं उनका बीच में जो फोर्सेस होता है वो इतना कम होता है कि उसको तोड़ के वो आगे निकल सकते हैं, उसके थ्रू निकल सकते हैं। पानी का जो लेयर्स है वो स्लाइड कर सकता है, जो कि आपको सॉलिड में नहीं होगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना था। तो ये हम समझ गए कि पूरा पदार्थ का कहानी है वो कैसे आपको निर्भर है पार्टिकल और इसके आपको प्रॉपर्टी पे, ये समझ जाइएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा कि गर्म चीज आपको क्यों तुरंत महक जाती है, वही ठंडी चीज नहीं महकती, ये हमको समझ में आ गया। अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है। इतना तो आपको पता ही है कि ठोस होता है और लिक्विड होता है और गैस होता है। लेकिन चलो इसको थोड़े डिफरेंट नजर से देखते हैं कि सॉलिड अगर हम बोलते हैं, ठोस बोलते हैं, तो इसमें क्या क्या आपको फीचर होता है। एक इसका आकार होता है, एक इसका आयतन होता है, एक इसके द्रव्यमान होते हैं। ये आपको लिक्विड में भी होता है, ये आपको क्या नाम है, गैसेस में भी होता है। लेकिन ये चीज है जो बदलते रहता है। ये क्यों बदल रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमारे कण हैं वो आपको सॉलिड में अपने जगह से हिलते नहीं है, वो उनमें उतना मोशन नहीं रहता है, इसीलिए इसका शेप जो होता है वो रिजिड होता है। तो कोई चीज रिजिड का मतलब क्या हुआ, ये अपना शेप, देखो सीधे पूछ देगा एग्जाम में, रिजिड का मतलब क्या होता है, अपना शेप, आकार चेंज ना करे। अब देखो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई सॉलिड ठोस पे फोर्स लगा रहे हैं, वो आकार चेंज नहीं कर रहा, वो पचक नहीं रहा, लेकिन टूट जाएगा। अब टूटा क्यों, क्योंकि वो एक आगे चैप्टर में मिलेगा कि जब हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं, ठोस चीज पे, तो अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाता है। स्ट्रेस क्या करता है कि उसको अंदर से बल लगा रहा है उस पर, अभी आप नहीं समझोगे तो बस सुन लो कहानी। अंदर से बल लगा रहा हो, एक सेकंड के बाद क्या होता है, एक सेकंड मतलब एक समय के बाद क्या होता है कि वो पदार्थ टूट जाता है, लेकिन अपना आकार चेंज नहीं करता है। तो ये रिजिड क्वालिटी, रिजिड जो होता है वो चीज, ये हम आम भाषा में भी यूज करते हैं कि अरे तुम्हारा ओपिनियन बड़ा रिजिड है,
रिजिड का मतलब क्या हुआ कि तुम अपने ओपिनियन से हिल ही नहीं रहे हो, तुम बस जो मान लियो, अब इसके कारण तुम्हारा लाइफ बर्बाद भी हो जाएगा, दैट इज वस्तु टूट भी जाएगा, लेकिन तुम अपना ओपिनियन चेंज नहीं करोगे। तो ये वही वाली बात बोली। तो इसीलिए आपको दैट इज दे डू नॉट चेंज देयर बाउंड्री ऑन कंप्रेशन। इसीलिए अगर ये इस शेप का है तो इसका बाउंड्री इसी शेप का रह जाएगा और ये आपको सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बड़ा प्यारा सेक्शन है, बहुत लोग इसको छोड़ देता है, मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत सही लगते हैं। जो रबर है ये आपको ठोस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रबर में वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि इसके जो शेप है ये तो रिजिड नहीं लग रहा है, हम तो रबर को ऐसे फैला देते हैं तो रिजिड नहीं है, तो फिर तो वो नहीं होना चाहिए आपको ठोस है। ठोस क्यों ठोस है, चलिए देखते हैं। जो रबर होता है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उसका बाउंड्री जो है वो चेंज कर गया, नहीं, वो बाउंड्री चेंज नहीं हुआ, वो आपने जो बल लगाया हुआ उसके कारण वो परिवर्तित हुआ है, लेकिन जैसे आप बल हटाओगे वो फिर से वहां पे आ जाएगा, तो वो फिर से उसी शेप में आ जाएगा। तो ये कौन से ठोस वस्तु के प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, ये आपको बता रहा है एक ऐसी क्वालिटी जिसे हम एमॉर्फस कहते हैं। तो ये एक चीज हमने देखा कि ठोस का भी एक क्वालिटी होता है जिसे एमॉर्फस कहते हैं। अब दूसरा कि शुगर जो है आपने पानी में घोला, और ये जो शुगर है वो तो किसी भी कंटेनर में, जैसे ग्लास में रखोगे तो शुगर भी वैसे हो जाएगा, आप बीकर में रखोगे तो बीकर की तरह हो जाएगा। तो इसका मतलब कि शुगर भी शेप चेंज कर ले रहा है? नहीं, अगेन नहीं। आपको शुगर क्या कर रहा है, ये एक क्रिस्टलाइन शब्द शेप है, मतलब अगर शुगर का शेप ये है तो उसके अंदर भी शेप यही रह रहा है, बस वो सॉल्यूशन, आपको जो विलयन है, आपको सॉल्यूशन का शेप बदल रहा है, वो अभी भी, जैसे मान लो अगर ये अपना सॉल्यूशन है और ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो ये अभी भी इसी शेप का इसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन ये अपना शेप चेंज नहीं कर रहा। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसको ये ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन पदार्थ है वो चीजों को भर देता है, लेकिन वो अपना आकार चेंज नहीं कर रहा है। तो हमने देख लिया क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, ये सब सॉलिड के अलग अलग प्रकार हो रहे हैं। ठीक है, अब स्पॉन्ज आपको क्या सॉलिड है, उसको तो पचका रहा है तो पचक जा रहा है। सोफा वाला आपको स्पॉन्ज पता होगा, तो सॉलिड नहीं होना चाहिए। नहीं, आपको स्पॉन्ज जो है वो नहीं पचक रहा है, वो आपको जो स्पॉन्ज होता है उसके बीच में खाली जगह होता है जिसमें हवा भरा होता है, तो आप जब दबाते हैं तो हवा निकल जाता है, तो वो अपना आयतन छोटा कर लेता है। तो वो आपके एक दूसरे सॉलिड का तीसरे प्रॉपर्टी को बताता है, पोरस। कुछ सॉलिड पोरस हो सकते हैं, वो हवा स्टोर करते हैं, इसीलिए उनका शेप चेंज कर जाता है। ठीक है, तो देखिए ये 3-4 फीचर हुए जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब आता है लिक्विड। लिक्विड में हमने देखा कि ये तो सेम रहेगा आपको हर जगह, लेकिन ये बदल जाता है, और ये बदलता है तो मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका जो बाउंड्री होता है ये चेंज कर जाता है, और ये चेंज कर जाता है तभी तो इसमें रखा तो इसका बाउंड्री ले लिया, इसमें रखा इसका बाउंड्री ले लिया, इसीलिए इसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। मतलब ये रिजिड नहीं है, मतलब कि इसकी बाउंड्री फोर्स लगाने पे या कहीं देने पे आपको बदल जाती है, तो ये आपको क्या हो जाता है, फ्लूइड होता है। और इसीलिए आपको जो इसका कोई भी आप रास्ता दो तो ये आपको उस रास्ता में नया शेप एक्वायर कर लेती है। ठीक है, तो ये हम समझ गए कि आपको फ्लूइड क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, ये सब बात हम समझ गए जो यहाँ से पूछा गया। अब गैस के बारे में देखते हैं। अब गैस बोलता है कि ये आराम से मूव कर सकता है, क्योंकि गैस के जो दो कण है इनके बीच में फोर्सेस इतना कम है कि कोई एक दूसरे को रोक ही नहीं रहा। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, तो गैस का, आप जैसे मान लो आप एक जार लिए हुए हो जिसमें आप मान लो टॉफी बेचते हो, उसमें आप एक सेब रखती हो, तो ये सेब कोई जार पे प्रेशर मार रहा है क्या? नहीं मार रहा है। लेकिन इसी जार में हम मान लो हवा पंप से मारने लगते हैं, पूरा हवा भरने लगते हैं, तो शायद एक मौका है जिसके बाद ये जार आपको फट जाए। क्यों? क्योंकि हवा जो होता है वो प्रेशर मार रहा है। कैसे मार रहा है प्रेशर? जो गैस के कण होते हैं वो आपको कंटेनर के वॉल से टकराते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गतिमान है, ये घूम सकते हैं, एक दूसरे को रोकते नहीं है, ये टकराते हैं। तो ये जो टकराना है यही आपको दाब का निर्माण करता है, प्रेशर बनाता है। तो गैस के कारण प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि वो कंटेनर पे जाकर टकराते हैं और वो प्रेशर का निर्माण करते हैं। और ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। ये तो एक गैस का फीचर हो गया कि ये प्रेशर कैसे बना रहा है। वही सेब को रखा था तो वो तो प्रेशर नहीं बना रहा था। और वही अब दूसरा गैस का फीचर आता है कि क्योंकि इसके जो कण है
आपस में जरा सा भी फोर्स नहीं लगाते हैं तो इन दोनों को हम दबा सकते हैं। मतलब कि ये अगर यहां थे तो दूसरा यहां था। अब अगर मान लो ये यहां रहते तो शायद थोड़ा दिक्कत होता है एक दूसरे लाने पे। ये इतने दूर है कि इनको नजदीक थोड़ा ले भी आओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत दूर है। तो ये क्या बताया मैंने, ये बताया कि कोई भी गैस को में हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी का कोई यूज तो होना चाहिए, हाँ होता है। आप क्या करते हो, अपने सिलेंडर में भर भर के गैस को ले आते हो, एलपीजी, सीएनजी, ये क्यों ला रहे हो? क्योंकि गैसेस कंप्रेस होते हैं। अगर आप गैस में सॉलिड डाल रहे होते, कोयला डाल रहे होते, तो क्या आप उसको कंप्रेस कर पाते? नहीं कर पाते। जितना मुश्किल से आपको 4-5-10 किलो अट्टा हो गया, लेकिन गैस आप बहुत बड़े मात्रा में उसको दबा के उसमें डाल देते हो ताकि लंबे समय तक चले। तो ये कौन सा फीचर यूज किया हमने? कंप्रेसिबिलिटी। तो ये याद रखिएगा। अब आपका आता है डिफ्यूजन। ये हमने देख लिया एग्जैक्टली कैसे होता है। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण, और तापमान बढ़ाने पे आपको ये बढ़ जाता है। तो ये हमने देख लिया। अब आपको याद रखो कि जो डिफ्यूजन होता है वो मोर इन लिक्विड होता है देन इन सॉलिड। मतलब कि मान लो वो धूल लिया, धूल सॉलिड है, धूल को ऐसे मिला दिया, अबीर लिया, अबीर को ऐसे मिला दिया, तो उसमें भी डिफ्यूजन होगा। लाल हरा में मिल जाएगा, हरा लाल में मिल जाएगा, लेकिन वो इतना तेजी से नहीं मिलेगा। क्यों? वही कर्ण वाला जो स्लाइड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों? क्योंकि कर्ण के जो सॉलिड कर्ण है उसका जो मोशन है, वो आपको जो गतिमान है, वो गति जो है उसकी रिलेटिवली कम है। वही आपको जो लिक्विड की है वो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा गैस की है। इसीलिए गैस का जो होता है वो आपको किचन से ही महक जाता है, और जो आपको लिक्विड होता है वो एक दूसरे में मिलाओ। जिससे समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लो आपको वाइन को मिलाते हो ग्लास में तो वो आराम से मिल जाता है। लेकिन आपको वही सॉलिड मिलाओ, एक दूसरे में मिल रहा है क्या? बालू को मिला दो आप सीमेंट में, मिल जा रहा है क्या? नहीं, सब एक लेयर बना देते हैं। ठीक है, तो ये समझिएगा कि डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये और किस में ज्यादा हो रहा है, ये हम समझ गए। ठीक है, ये आपको आता है, और सब कर्ण के फीचर पे आपको ये डिफाइंड है। ठीक है, अब आता है कि कोई भी जो हमारा सॉलिड लिक्विड गैस है उसका जो स्टेट होता है वो हम चेंज कर सकते हैं। ये चेंज दो प्रकार से होता है। आपको पहला, जब हम इसको ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा दैट इज एनर्जी दे रहे हैं। जैसे एनर्जी देते हैं तो इसमें क्या होता है, इसके जो कण हैं, इसके कण वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। तो इसका क्या हो रहा है, जैसे वाइब्रेट करना शुरू कर दिए इसका तापमान बढ़ने लगा। ठीक है, अब ऊर्जा हम दिए जा रहे, फिर एक समय आता है ऐसा जब इसके जो कण थे आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, ये टूटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये चाहता है कि मैं सिर्फ कंपन ना करूं, मैं तैरना भी स्टार्ट कर दूं, मैं मूव करना, गतिमान हो जाऊं, सिर्फ कंपन से काम ना चलाऊं। तो ये मूव करने के लिए, और जैसे मूव करेगा मतलब क्या होगा कि ये अपना शेप चेंज कर रहा है। तभी तो हमने बाउंड्री वाला फिलॉसफी समझा था कि जो सॉलिड होता है वो बाउंड्री क्यों रहता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं ये कंपित तो होते हैं लेकिन अपना जगह नहीं चेंज करते हैं। और वही लिक्विड के होते हैं कि वो कंपित भी है और अपना जगह मूव कर सकते हैं, और गैस तो एकदम आराम से मूव करता है। तो यही जब हम ऊर्जा दे रहे हैं तो ये क्या करता है कि अब मैं कंपन नहीं करूंगा, अब मैं विस्थापित भी होऊंगा, मैं मूव भी करूंगा, तो मैं अपने बॉन्ड को तोड़ दूंगा। तो जब ये ऊर्जा इस बॉन्ड के एनर्जी को तोड़ने में जाए और इसका ऊर्जा बढ़ाने में ना जाए, तो इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब होता है छुपा हुआ ऊष्मा, मतलब हिडन। हिडन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम तो ऊर्जा दिए जा रहे, लेकिन वस्तु का, पदार्थ का जो तापमान है आपको वो बढ़ ही नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हम इसको हिलाने में, जिससे तापमान डिसाइड होता है, वो नहीं, इसको बॉन्ड तोड़ने में सारा ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं। तो आई होप ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ये फिगर याद रखना है, इसमें बस कुछ नया नहीं है। ठोस को आप जब द्रव बनाते हो, दैट इज सॉलिड से लिक्विड जाते हो, तो आपको क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज गलनांक। वो टेम्परेचर, वो यहां 2 पॉइंट है, वो टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर पे, देखो ये भी कंडीशन मैंने जोड़ दिया। एटमॉस्फेयर, जब आपका दबाव प्रेशर जो हो 1 एटमॉस्फेयर हो, उसके बाद वो टेम्परेचर जिस पे आपका ठोस जो है द्रव बन जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये अपना गलनांक हो गया।
मतलब कि ये एक टेम्परेचर है, एकमात्र टेम्परेचर है। ये मैं बता रहा हूं क्यों बोलूंगा, ठीक है। वैसे ही आपको जब द्रव गैस बन जाएगा तो क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण बोल देंगे। मतलब ये भी कोई एक टेम्परेचर होगा। ये आपको पानी के लिए क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। और वही आपको गैस से प्लाज्मा बन जाएगा। ये उतना आता नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसको बोल देते हैं आयनन, ठीक है। आयन बन जाता है तो वो आयनन हो गया, ठीक है। अब उल्टा चलते हैं, गैस से अगर द्रव्य बनाना है तो क्या बोल देता है, संघनन हो गया। फिर आपको द्रव से आपको अगर ठोस बनाना है तो क्या होगा, हिमीकरण हो गया। फिर आपको ठोस से अगर गैस बनाना है, ये खूब आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या हो गया, उध्र्वपातन, मतलब कि सब्लिमेशन। और गैस से आपको ठोस बनाना है तो निक्षेपण, दैट इज डिपोजिशन। तो ये याद रखना, ये फीचर एग्जाम में आते हैं। और सारा क्या हो रहा है, ये ठोस से लिक्विड क्यों हुआ, क्योंकि बाउंड्री इसके चेंज कर गए। बाउंड्री क्यों चेंज किए, क्योंकि आपने ऊर्जा दिया और जो पहले सिर्फ कंपित हो रहा था ये अब क्या हो गया, विस्थापित भी हो गया। विस्थापित हुआ तो बाउंड्री चेंज कर गया तो द्रव बन गया। द्रव ये कैसे बन गया, और भी तेजी से अब विस्थापन होने लगा। तो ये अब कोई भी शेप नहीं बना रहा है, ये अपने आप आपको कहीं भी विस्थापित हो जाना। तो ये एक तरीका था कण के थ्रू इसको देखने का। अब आता है हमारे पास एक नया फिलॉसफी, इवेपोरेशन। वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि जो हमने बॉइलिंग देखा, क्वथनांक देखा, वो क्या था कि जैसे हमने आपको ध्यान में दिलाया था कि एकमात्र टेम्परेचर पे होता है, एकमात्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 डिग्री तो 100 ही डिग्री पे और कहीं नहीं होगा अगर प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बॉइलिंग का एक फीचर हुआ। दूसरा फीचर ये होता है कि ये आपको पूरे जितना पानी है सारे पानी में हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस यहां पे उबला और यहां नहीं उबला, ये पूरे। तो इसको हम लोग बोलते हैं पूरे बल्क में होता है। ये हमारा बॉइलिंग का फीचर है। तो इवेपोरेशन, इससे अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में तो एक ही चीज हम देख रहे हैं। इसमें भी आपको जो जल है वो आपको क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। इवेपोरेशन जो है इसमें भी वही है, जो लिक्विड स्टेट है ये आपको गैस स्टेट में चला जा रहा है। तो दोनों में फिर अंतर क्या है, अंतर यह है कि जो इवेपोरेशन है वो आपको कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। 20 डिग्री पे भी, अलास्का में भी कपड़ा सूखता है भाई, और 80 डिग्री, 100 डिग्री, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। जबकि बॉइलिंग जो था ये सिर्फ एक टेम्परेचर पे हो रहा था। ये पहला डिफरेंस। दूसरा, जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, ये आपको सिर्फ सरफेस पे होता है, सतह पे होता है। मतलब कि अगर हमें इस पे अगर वाष्पीकरण करवाना है तो हम कैसे करवाएंगे, हम बस इस लेयर की बात करेंगे, हम बस इस लेयर की। ये कभी होता है क्या, हाँ होता है भाई। गर्मी में आप जब चिड़िया के लिए पानी रखते हो छत पे तो क्या होता है, बस ये वाला लेयर जो होता है सूखते चला जाता है, सूखते। ऐसा थोड़े होता है कि जब आप शाम में आते हो तो देखते हो कि जो कटोरा में पानी रखा था वो उबल रहा है, उबल तो नहीं रहा होता है, लेकिन फिर भी आपको सारे पानी गायब हो गए। ये कैसे हुआ, तो वो जो आपको ऊपर का सतह वाला जो लेयर होता है ये इतना जल्दी जल्दी आपको ये जल जो लिक्विड होता है ये गैस में बन रहा होता है कि ये सतह खत्म, अब ये सतह ऊपर आ गया, ये सतह खत्म, अब ये ऊपर आ गया, ये सतह खत्म, अब ये आ गया, और ऐसे ऐसे खत्म होते होते आपका इवेंचुअली पूरा खत्म हो जाता है। तो दो मुख्य डिफरेंस आपने क्या समझा, बॉइलिंग आपको पूरा बल्क में होता है और जो आपको इवेपोरेशन होता है वो सिर्फ सतह पे होता है। जो आपको बॉइलिंग होता है वो एक टेम्परेचर पे होता है और जो आपका इवेपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको मुख्य डिफरेंस था जो कि आपको बॉइलिंग में आता है। तो लिक्विड से हम गैस में जाते हैं दो तरीके से, इवेपोरेशन और बॉइलिंग। इसमें क्या हो गया, ये बल्क में होता है, एक टेम्परेचर पे होता है। इवेपोरेशन किस में होता है, ये सरफेस में होता है और कोई भी टेम्परेचर में हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इवेपोरेशन जो होता है वो आपको 2 3 4 चीज पे डिपेंड करता है। मतलब कि किस किस चीज पे, तो आप खुद सोचिए। हम जो जब गाड़ते हैं कपड़ा को और उसके बाद जाके ऐसे ऐसे करके ऐसे पसार देते, क्यों करते हैं, वैसे जैसे गाड़ा है वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि उसको सरफेस एरिया बड़ा कम मिलेगा, वो कम आपको हवा के कांटेक्ट में आ पाएगा। तो आप जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाइएगा, क्यों, ये आप बोल दिए तो हम रट लेंगे क्या, नहीं, हमको समझना है। तो कैसे समझेंगे, अभी हमने देखा जो आपको इवेपोरेशन होता है वो एक सरफेस फिनोमिनन होता है जो सिर्फ आपको सरफेस पे हो रहा है। अब आप अगर शर्ट का सरफेस बढ़ा दोगे, फैला दोगे, मतलब कि यहां से भी उड़ेगा, यहां से भी उड़ेगा, यहां से भी उड़ेगा, यहां से भी उड़ेगा, और इवेंचुअली आपको जल्दी आपका कपड़ा सूख जाएगा। तो इसीलिए हमारा पहला सरफेस एरिया हो गया। दूसरा आता है आपको तापमान। ऑब्वियसली आपको
कोई भी आपको मान लीजिए ये आपको जल है, ये आपको जल है, तो कोई भी चीज का सरफेस से चीजें जल्दी उड़ेंगी जब तापमान ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये जब मैं बोलता हूं कि चीजें उड़ेंगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सरफेस पे जो आपको इसके जो कण होते हैं, इसमें जो ऊर्जा होती है, यहां पे जो कण है इससे ज्यादा होती है। इसके पास समझाने के लिए बोल रहा हूं, 50 है तो इसके पास बस 2 है, तो इसके पास 50 ऊर्जा, तो ये तुरंत आपको 100 पे जा सकता है, जहां पे ये गैस पे बन जाएगा। लेकिन इसको 100 पे जाने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको जो सरफेस होता है वो आपको तुरंत उड़ जाता है। तो तापमान बढ़ेगा तो इसको तुरंत उड़ने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा फैक्टर तापमान हो गया। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या हुआ? अब ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि आपको, पिंक ले लेता है, आपका जो वातावरण है बगल में, आपके जो वातावरण है बगल में, यहां पे आपको बहुत ज्यादा आर्द्रता है, मतलब कि हवा में बहुत मॉइस्चर। अब अगर हवा में बहुत मॉइस्चर है तो हवा जो है, हवा क्या है? गैस है। गैस का अपना एक, समझो सही आम भाषा में बोले तो औकात है कि कितना पानी के कण को ले सकता है। अब जब पहले से ही इतना कण है तो यहां से आपको ये क्या एक्स्ट्रा कण लेगा? इसको तो जगह ही नहीं है होल्ड करने के लिए, तो जगह ही नहीं, इसीलिए आर्द्रता जब ज्यादा रहता है तो आपको जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो कम हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, इवेपोरेशन कम हो गया, मतलब क्यों हो गया? आपको आर्द्रता में। फिर विंड स्पीड, अब देखो विंड स्पीड से क्या होता है कि आपको खूब पानी खूब आपको हवा बह रहा है, तो हवा बहेगा तो ये पूरा मॉइस्चर को उठा के पूरा आपको क्या करेगा? यहां से हटा देगा। हटा के आपको इस मॉइस्चर को कहां ले गया? तो इस मॉइस्चर को सबको यहां पे ले आया, दूसरे जगह पे ले आया। यहां तो खाली हो गया, अब यहां पे खाली हो गया है तो अब आपका यहां पे जो हवा था जाएगा, यहां पे आपको जमा हो जाएगा, तो आपका फिर से वाष्पीकरण होना शुरू हो गया। तो समझ गए कि हमारा ये 4 चीज कैसे इसको आपको बता रहा है। आई होप ये क्लियर है। अब इवेपोरेशन से आपको एक और चीज आता है, क्वेश्चन एग्जाम बीपीएससी बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, बीपीएससी में भी आया था। ये केमिकल है एसीटोन, जो नेल पॉलिश में लगाते हैं ना, वो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आप जब अपने हाथ पे डालते हो तो आपका हाथ जो होता है बड़ा ठंडा फील करता है। ऐसा क्यों भाई? ये ठंडा क्यों फील कर रहे हैं? ये इसका रीजन तो समझना पड़ेगा। तो इसके रीजन के लिए आपको ये समझो कि जो इवेपोरेशन इवेंचुअली क्या हो रहा है, एक लिक्विड आपको गैस में बन रहा है। हमने देखा था अगर एक लिक्विड को अगर गैस में बनना है तो उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो ये गैस में नहीं बन सकता है। मतलब कि अगर हमारे शरीर पे जो पसीना होता है वो गैस बन रहा है, कैसे गैस बन रहा है? हमारे देह से ऊर्जा लेके। वो कौन सा ऊर्जा ले रहा है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब मान लो एक पानी को गैस बनने के लिए ये ऊर्जा चाहिए जिसका मान है 100 जूल। समझाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे इतना नहीं होता है लेकिन इससे ज्यादा होता है, समझाने के लिए 100 जूल है। मतलब कि हमारे अगर बॉडी पे पसीना आ गया है, लिक्विड आ गया, तो हमारे बॉडी से 100 जूल लेगा, 100 जूल दिया और फिर ये 100 जूल लेके क्या कर देगा? अपने आप को बदल लेगा गैस में, और आपका बॉडी से 100 जूल को कमी कर लिया, मतलब आपका बॉडी अब जो है थोड़ा ठंडा फील करने लगा। इसीलिए आपको पसीना बॉडी निकालता है, क्योंकि वो नेचर का अपना तरीका है कि आपके बॉडी को कैसे ठंडा कर दे। तो ये याद रखिएगा। एसीटोन अब क्या होता है? अब आपने रखा आपके हाथ पे, आपके हाथ पे रखते ही आपके हाथ के गर्मी से ये आपको क्या हो जाता है? गैस बन जाता है। मतलब आपके हाथ से इसने एक ऊर्जा निकाल ली तो आपका हाथ ठंडा फील करने लगा। फिर कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ का क्या फायदा होता है? कॉटन की क्या खूबी होती है कि ये ना बहुत ज्यादा आपको लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। चलो सोख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉटन है मेरा शर्ट, ये पूरा कॉटन गीला गीला हो गया है। अब गीला गीला हो गया है तो जैसे हम कपड़ा पसारते हैं तो सूखता क्यों है? वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, बस गीला आपके पसीने ने किया है, वहां पे बाल्टी ने किया होता है। अब यहाँ पे जब पसीने ने किया है तो ये जो कॉटन है अब ये सूखना शुरू होगा। अब ये सूखना शुरू होगा तो इवेंचुअली क्या होता है कि आपका जो पसीना था ये कॉटन में जाके सूख गया। मतलब कि अगर मान लीजिए आपने सिंथेटिक पहना होता तो आपका पसीना इसमें नहीं जा रहा होता, मतलब पोरस नहीं होता तो इसमें नहीं जा रहा होता तो आपके पसीने अंदर ही लथपथ रहते और आपको इवेंचुअली चिड़चिड़ाहट होता है। तो कॉटन का मुख्य काम क्या यहाँ पे था कि ये चीजों को
पानी को सोखता है, पानी को सोखा तो फिर क्या किया, इसको सरफेस दे दिया, सरफेस दे दिया, हवा आया, हवा आके पानी को सुखा दिया और इवेंचुअली आपके गर्मी को भी ये उठा के ले गया। कूलिंग इफेक्ट, हम समझ गए कूलिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लिक्विड से गैस बनने में ये ऊर्जा यूज कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये वाला बात हमको समझ में आ गया। अब 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए, मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, जो भी अच्छा कमेंट होगा, सही कमेंट होगा, मैं उसको लाइक करवा दूंगा आप, लेकिन ये जरूर ट्राई करिए। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा, वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन अ कोल्ड ग्लास, जो फ्रिज वाला ग्लास निकालते हैं उस पर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, क्यों? ऑप्शन यहां दिया हुआ है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अ गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, और कमेंट करिए एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर सिस्टर, ब्रदर, एनीवन, फ्रेंड्स, एवरीवन, बिकॉज जितना ज़्यादा लाइक्स आता है, जितने ज़्यादा शेयर्स होते हैं, मुझे बड़ा खुशी होता है कि मेरा सारा मेहनत, सारे स्लाइड जो आपको मैं बना रहा हूँ आपके लिए, पूरा हर चीज़ सिस्टमेटिकली, वो मेहनत सार्थक होता है। तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड वेट फॉर आवर सेकेंड चैप्टर।